पिछले वीडियो में हम लोग डिस्कस कर रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का डिफिनीशन, चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ये सब हम डिस्कस किए थे। और अब हम लोग देखना चाहेंगे कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ लगभग जो 12th स्टैंडर्ड के जो भी स्टूडेंट होंगे उनको कूलम्ब्स लॉ ऐसे भी पता होगा, लेकिन चूंकि हम वीडियो शूट कर रहे हैं तो हमारा एफर्ट बनता है कि हम जैसे इसको इस टॉपिक्स को ले। इसलिए क्या है कूलम्ब्स लॉ? When you have two charges Q1 and Q2 separated by a distance of r, जब आपके पास दो चार्ज Q1 Q2 हो और r डिस्टेंस से ये सेपरेटेड हो, Coulomb's law states that the force of interaction हम इसलिए बोल रहे हैं कि वो अट्रैक्शन भी हो सकता है और हमारा क्या हो सकता है, रिपल्सन भी हो सकता है। इस वजह से हम फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बोल रहे हैं। तो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, दैट इज Q1 into Q2। बहुत नॉर्मल परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से हम लोग इस बात को समझ सकते हैं कि जो हम लोग यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस को ले रहे हैं, जैसे कि अगर जो भी मैथमेटिक्स के स्टूडेंट होंगे वो समझ लें कि अगर दो जन हो एक दूसरे से हैंड शेक करें तो जस्ट वन हैंड शेक होगा, 1 into 1। लेकिन अगर दो जन इधर हो दो जन उधर हो और अगर वो सब कोई आपस में हैंड शेक करने लगे तो फिर उसका परम्यूटेशन हमारा क्या होगा, मल्टीपल होगा। नॉट एग्जैक्टली, लेकिन एक थोड़ा मोटा मोटी समझने की लिहाज से हम कि उसका परम्यूटेशन बढ़ जाएगा। दैट्स व्हाई कूलम्ब सजेस्टेड है द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन विल बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। एंड सेकंड थिंग ही सजेस्टेड दैट द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर डिस्टेंस बिटवीन देम। इस बात का कॉन्सेप्ट यहां से आता है कि जो ग्रेविटेशनल पुल न्यूटन ने देखा था उसमें उन्होंने बात की थी एक्टिंग फोर्सेज एट ए डिस्टेंस, दैट इज सच फोर्सेज विच एक्ट विदाउट फिजिकल कॉन्टैक्ट। मैंने ऐसे फोर्सेज जो बिना फिजिकल कॉन्टैक्ट के काम करते हैं उनकी डिपेंडेंसी डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इसको 11th क्लास के ग्रेविटेशन चैप्टर में एक जगह पर मून के एग्जांपल से न्यूटन ने एस्टैब्लिश करके दिखलाया था, और वही कॉन्सेप्ट कूलम्ब्स ने यहां पर इंट्रोड्यूस कर दिया कि F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर डिस्टेंस बिटवीन देम। सो जॉइंटली फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 by how much? R square। Q1 Q2 upon R square। ओके, डेफिनेटली हम यहां पर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाना चाहेंगे। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का कॉन्सेप्ट ये है, आप किसी बात को समझे तो जो लोग बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो फिजिक्स में सीधे इस बात को देख लें प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को, पर प्रोपोर्शनली एक फिजिकल क्वांटिटी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी की प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि जिसके रेशियो फिक्स है। जैसे ए प्रोपोर्शनल बी अगर लिखते हैं ए प्रोपोर्शनल बी अगर हम लोग लिखते हैं, दैट मीन्स ए एंड बी विल वैरी, ए और बी बदलेगा, बट व्हाट विल नॉट चेंज, द रेशियो ऑफ ए एंड बी विल रिमेन कांस्टेंट। इफ द रेशियो ऑफ टू वेरिएबल्स थिंग ए एंड बी remains constant, then we can say that A is proportional to B। अगर जिनका ये मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट में नहीं हो वो यहां से हमारा क्या कर सकते हैं, इस कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। तो जाहिर सी बात है जब प्रोपोर्शनल कांस्टेंट हो तो कोई K C कुछ भी हम लोग को लेना पड़ेगा इनिशियल स्टेज में। F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 by R square। सो F इक्वल्स टू एक स्मॉल K लेते हैं हम लोग यहाँ पर, है Q1 Q2 by R स्क्वायर, ऐसा हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब इस कांस्टेंट को हम लोग कहां से निकालेंगे? तो इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट्स से ही हम लोग क्या कर पाते हैं, ऑब्टेन कर पाते हैं।
करेक्ट है ना। तो प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट कैसे किया जाता है ये थोड़ा सा ज्यादा उस तरफ हम नहीं जाते थे। आपको ये जानने समझाने की कोशिश करेंगे कि कांस्टेंट लाया कहाँ से जाएगा, इसको किस चीज से हम क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि इस कांस्टेंट की भी डिपेंडेंसी होगी। इसको ये जो के कांस्टेंट है इसकी भी खुद की अपनी कुछ ना कुछ डिपेंडेंसी होगी। ताकि अगर मान लीजिए आपने चार्जेस को एयर में रखा है, आपने चार्जेस को वैक्यूम में रखा है, तो क्या सेम के की वैल्यू आएगी? नो, द आंसर इज नो, इस के की वैल्यू सेम नहीं आएगी। इफ द मीडियम विल चेंज, द वैल्यू ऑफ के विल चेंज। मीडियम अगर चेंज होता है तो वैल्यू ऑफ के भी क्या हो जाएगा, हमारा चेंज कर जाएगा। व्हाट इज ए कांस्टेंट, बट इट डिपेंड्स ऑन द मीडियम इन विच द चार्जेस हैज बीन केप्ट। मतलब ये डिपेंड करेगा किस पर, मीडियम पर, जिस मीडियम के अंदर ये दोनों चार्जेस क्या किए गए हैं, रखे गए हैं। करेक्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इस के की वैल्यू को वैक्यूम के लिए देखेंगे। ठीक है, वैक्यूम के लिए देखेंगे इस के की वैल्यू को क्या सजेस्ट किया गया। तो जो सजेस्ट किया गया था वही हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। इसमें एक तो बात की गई थी परमिटिविटी, दैट इज व्हाट एप्सिलॉन नॉट, इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ व्हाट वैक्यूम। ओके, एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। इसकी वैल्यू सर्टेन है इस डेसिमल में, जरूरत पड़ेगी हम बता देंगे। ठीक है, अब क्या सिर्फ मीडियम की इलेक्ट्रिक परमिटिविटी एनफ है इस कांस्टेंट को डिसाइड करने के लिए? तो जवाब है नो। द ज्योमेट्रिकल सेट ऑफ द चार्ज ऑब्जेक्ट ऑल्सो डिसाइड्स दिस कांस्टेंट। इस कांस्टेंट को उसका ज्योमेट्रिकल सेट भी क्या करता है, उसको डिसाइड करता है। तो यूजुअली हम लोग पॉइंट चार्जेस की बात करते हैं, तो पॉइंट से निकलने वाले जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे या जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगे वो कैसे होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगे। अगर उसको अगर कवर अप किया जाए तो वो स्फेरिकल इन नेचर होगा। स्फेयर का एरिया क्या होता है हमारा, स्फेयर का एरिया हमारा होता है इरेशनल। क्यों इरेशनल होता है? पाई हमारा इरेशनल है। अगर आप सर्कल के एरिया की बात करें तो पाई आर स्क्वायर, स्फेयर की एरिया की बात करें तो 4 पाई आर स्क्वायर। जितने भी कर्व सरफेसेस हैं उनके सरफेस एरिया हमारा इरेशनल होता है। तो टू रैशनलाइज दिस फैक्टर वी टेक 4 पाई, मतलब पाई को पाई से ही कैंसिल कर सकते हैं। तो यूजुअली क्योंकि पॉइंट शेप में होगा इसलिए हम लोग इसको क्या करते हैं, 4 पाई से डिवाइड कर देते हैं ताकि वो रैशनलाइज हो जाए। और के इज टेकन एज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और इसकी वैल्यू 9, मैं भूल रहा हूं, यस, और इसकी वैल्यू हमारी 9 × 10⁹ तो फॉर वैक्यूम द फोर्सेस एक्टिंग इन वैक्यूम एफ नॉट की वैल्यू हम लोग 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/R² ले सकते हैं। ठीक है, अब इस जगह से ही हमारे पास चार्ज का मैग्नीट्यूड भी क्या होगा, डिसाइड होगा। गड़बड़ हो गया तो क्या, तो उसको भी हटाना पड़ेगा। सब आ गया हो, हम देखेंगे इसको। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो हम जैसे बता रहे थे कि इससे क्या होगा, हम लोग चार्ज के मैग्नीट्यूड को भी हम लोग इस कूलम्स लॉ से डिफाइन कर रहे हैं।
क्या डिफाइन कर पाएंगे हम लोग कि लेट सपोज इफ द definition, if the distance is 1 meter between the charges, between the light charges, you may say q1 भी q के बराबर हो, q2 भी q के बराबर हो, q1 भी q के बराबर हो और q2 भी क्या हो, q के बराबर हो, करेक्ट। लाइट चार्जेस हो, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो, एंड द एक्टिंग फोर्सेस ऑफ रिपल्सन बिटवीन देम, इन दोनों के बीच का रिपल्सिव फोर्स F0 की वैल्यू if it is 9 into 10 to the power 9 Newton, then what will happen? तो होगा ये F0 की वैल्यू 9 into 10 to the power 9 लेते हैं, इसकी वैल्यू 9 into 10 to the power 9 हो, और हमारा Q1 Q2 सेम हो तो Q into Q that is Q square, और R की वैल्यू 1 हो तो 1 square. Finally what we will find that Q square is equal to 1 coulomb and coulomb square जाएगा, and Q is equal to plus minus 1 coulomb. Then what is the definition of 1 coulomb? So 1 coulomb is the charge present on an object in which the force of repulsion हेलो, अच्छा हम कल अभी क्षेत्र बात करें, ठीक है। सॉरी, तो हम अगेन हम लोग बोल रहे थे कि इफ आर दो चार्जेस सेम चार्जेस ले, Q1 और Q2 ले, जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो, Q के बराबर हो, लाइक चार्जेस हो, if the force acting between them is F0 is 9 into 10 to the power 9 हो, then in that situation अगर इस वैल्यूज को हम लोग 9 into 10 to the power 9, 9 into 10 to the power 9, Q की वैल्यू रखते हैं और 1 को रखते हैं, then we will get Q square is equal to 1 coulomb square and Q becomes plus minus 1 coulomb. Now the definition of 1 coulomb is that if two like charges of equal magnitude is kept in vacuum at a distance of 1 meter, then if the force of repulsion between them is 9 into 10 to the power 9 Newton, then the charge present on either of the object is 1 coulomb. तो यहां से हमारा डेफिनेशन निकल करके आता है कि 1 coulomb चार्ज किसको कहेंगे, ऐसे दो चार्जेस जो कि लाइक हो, इक्वल मैग्नीट्यूड के हो और 1 मीटर पर रखे गए हो, और कहां रखे गए हो तो वैक्यूम में रखे गए हो, और उनके बीच लगने वाले फोर्सेस अगर 9 into 10 to the power 9 न्यूटन का हो, तो ऐसे चार्ज को हम 1 coulomb चार्ज कहेंगे. Now let us move. तो चलिए जरा सा एक बार हम लोग इस डिफिनेशन को यहां पर ले लेते हैं. एक्सप्रेशन, सॉरी, दिस इज द फोर्स एक्टिंग बिटवीन चार्जेस इन वैक्यूम. और क्या जनरलाइज हम लोगों ने फॉर्मूला बनाया था, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 by R स्क्वायर. ये K की वैल्यू होगी अगर आप किसी भी मटेरियल मीडियम के अंदर आपने डालना होगा. तो एप्सिलॉन रिप्रेजेंट्स द इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ व्हाट दैट पर्टिकुलर मीडियम इन विच द चार्जेस हैज बीन केप्ट, जिसमें आपने उस चार्जेस को रखा है, जिस भी माध्यम के अंदर उस चार्ज को आपको रखा होगा, उसकी इलेक्ट्रिक परमिटिविटी वी विल रिप्रेजेंट, हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे एप्सिलॉन से. करेक्ट. So this is the force acting in medium, electrostatic force acting in the medium, and this is the force acting in vacuum. तो अब हम लोग एक बात को जानने की तरफ आगे बढ़ेंगे, वो है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट. तो सबसे पहले हम लोग जानने की कोशिश समझना चाहेंगे कि व्हाट इज कॉल्ड डाई इलेक्ट्रिक. डाई इलेक्ट्रिक इज नॉट ए कंडक्टर नहीं है.
कंडक्टर के थ्रू तो चार्ज हमारा फ्लो कर जाता है, उसको हम लोग कंडक्टर कहते हैं, जिसके थ्रू चार्ज फ्लो होने लगेगा। डाइलेक्ट्रिक फिर क्या चीज है? तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम आर सच मीडियम थ्रू विच चार्जेस कैन नॉट पास बट इट कैन अफेक्ट द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द चार्जेस। मतलब जिसके थ्रू चार्ज तो पास नहीं होगा, लेकिन दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होगा उसको वह अफेक्ट कर सकता है। कैसे करेगा, क्या है डाइलेक्ट्रिक मीडियम, इसको हम लोग आगे के टॉपिक्स में हम लोग देखेंगे। फिलहाल के लिए हम लोग उस डाइलेक्ट्रिक मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैसे डिफाइन हो पाएगा उसको हम लोग जानेंगे। तो द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैपिटल के यू में से, वहां पर छोटा के लिए थे जो शुरू में लिए थे, कैपिटल के इज द फोर्स बिटवीन द चार्जेस व्हेन केप्ट इनसाइड द वैक्यूम, रेशियो ऑफ द फोर्सेस, कहें रेशियो ऑफ द फोर्सेस between the charges when once kept inside the vacuum and then the same charge at same distance is kept inside the dielectric medium। समझने के लिए हम लोग जाने क्या होगा कि आप दो चार्जेस Q1 Q2 लेते हैं, दो चार्जेस Q1 Q2 लेते हैं, दोनों पॉजिटिव लेते हैं। इसको पहले आपने वैक्यूम में रख लिया, वैक्यूम में रख लिया, ठीक है। कितने डिस्टेंस पर रखा भैया, डिस्टेंस पर रखा। फिर आपने सेम चार्जेस को उठाया और इन्हीं चार्जेस को क्या किया आपने, इन्हीं चार्जेस को आपने क्या कर दिया, इसको रख दिया r डिस्टेंस पर किसी मीडियम में, डाइलेक्ट्रिक मीडियम ऑफ कोर्स, है ना, डाइलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर रख दिया। यानी एक बार सेम चार्जेस को वैक्यूम में रखा उतने डिस्टेंस पर, फिर उसको ले करके मीडियम में रखा। या ऐसा भी कह सकते हैं कि पहले वैक्यूम में कितना फोर्स लग रहा था उसको हमने मेजर कर लिया और उसके बाद हमने वहां मीडियम डाल दिया, और मीडियम डालने के बाद फिर क्या फोर्स लगा उसको फोर्स इन द मीडियम कह ले, और इसमें क्या जो लग रहा था उसको क्या कह ले, फोर्स इन द वैक्यूम कह ले। तो फोर्स इन द वैक्यूम टू द फोर्स इन द मीडियम का ये जो रेशियो होगा वो उस डाइलेक्ट्रिक मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा। If we replace the values of F0 and Fm, sorry, by this expression, what we will get, अगर हम लोग उसको रिप्लेस करते हैं तो ये जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K की वैल्यू हम पाएंगे एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको बहुत जगह पर रेशियो पर एप्सिलॉन टू एप्सिलॉन नॉट जो है वो हमारा रिलेटिव परमिटिविटी भी कहते हैं। ये तो एब्सोल्यूट परमिटिविटी है, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, एब्सोल्यूट परमिटिविटी, इसको रिलेटिव परमिटिविटी भी हम लोग कहते हैं, करेक्ट। रेशियो ऑफ एप्सिलॉन टू एप्सिलॉन नॉट, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द डाइलेक्ट्रिक मीडियम, ये भी कहते हैं। एंड द सेम एक्सप्रेशन इज टेकन एज फॉर द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। सो एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन, द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन विल बी एप्सिलॉन नॉट के। सो फाइनली द expression of Coulomb's law, the generalized expression for the Coulomb's law will become 1 by 4 pi epsilon naught k Q1 Q2 by R square, where k is the dielectric constant of that dielectric medium. For vacuum, the value of k becomes 1. वैक्यूम के लिए ये k की वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है, जबकि for your conductor the k becomes infinite, k becomes infinite, so the electrostatic force becomes 0 कंडक्टर के लिए k की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाती है, करेक्ट। ओके, तो दिस इज व्हाट योर कूलम्ब्स लॉ। उम्मीद है कूलम्ब्स लॉ से रिलेटेड कुछ नई बातें जानने को आपको मिला होगा और एक कॉम्प्रिहेंसिव टेक्स्ट हमने देने की कोशिश की थी और आपको उसका कुछ ना कुछ बेनिफिट मिला होगा, कुछ नई बातें सीखने को मिली होगी। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक्स के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।